डिलाइट आईएएस के इस उत्कृष्ट मंच पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी, यूपीएससी मेंस होने वाला है 16 सितंबर से। तो उसमें कौन कौन से प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें एक वीडियो आ चुकी है। आप लोग उस वीडियो को अच्छे से एक बार फिर से देखें, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम पे वही इंपॉर्टेंट है जो आपने रिवाइज़ कर लिया। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे उन पे अगर आप लोगों ने काम कर लिया तो हो सकता है एग्जामिनेशन में जाके सीधे ही क्वेश्चन आपके वहाँ से बन जाएं। तो सबसे पहले आज हम लोग अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। पेपर फर्स्ट हमारा चल रहा है, जीएस पेपर फर्स्ट में हम लोग, ये हमारी सेकंड वीडियो है, जल्दी से बाकी वीडियोस भी आ जाएंगी। आज हम लोग ज्योग्राफी को देखने वाले हैं, कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले वही ट्रेंड रहेगा हमारा, हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में यूपीएससी ने क्या पूछा है। देखिए बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है ये। भूस्खलन, लैंडस्लाइड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा गया है पिछले साल के सिंगल मेंस में। मतलब 2021 का जो मेंस हुआ है उसमें 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी है, फर्स्ट पेपर में भी पूछ रहा है। तो भूस्खलन कहीं ना कहीं पे इंपॉर्टेंट बन गया है। क्यों बन गया है पता है? क्योंकि आप सोचिए कि हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है या उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ना, इसमें लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और ये चिंता की बात भी है। आप देखेंगे बहुत सारी वीडियोस भी आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे, किस तरह से उसकी मतलब गिर रहा होता है वो सारा दायरा और किस तरह से भूस्खलन आ रहा होता है। बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं और एकदम से बादल फटते हैं। ठीक है, एकदम से क्लाउड ब्रस्ट होता है और एकदम से ये चीज़ें आती हैं। थोड़ा सा इसके कारण पढ़ लेंगे और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं या भारत की क्या तैयारी है, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन इस बार फिर से रिपीट हो सकता है, तो ध्यान से देखिए इसको। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं। तो ये आप सोचिए कि नेचुरल फिनोमेनन जो होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं, उससे जोड़कर क्वेश्चन है। फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है ये। फिर उसके बाद में पूछा गया है खनन उद्योग जीडीपी में कम योगदान क्यों दे रहा है, इसके बारे में ये इंडस्ट्री से क्वेश्चन है। आप ना एक समझने की कोशिश करिएगा कि कौन से क्षेत्र हैं जिन पर यूपीएससी ज़्यादा फोकस कर रहा है। ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है इस पर बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, लेकिन जो इंडस्ट्री का एरिया है, आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिए यहाँ पर कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है ना, जो प्रीलिम्स होता है, इसमें ज़्यादा फोकस रहता है यूपीएससी का फिजिकल ज्योग्राफी पे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में मतलब कैसे है कि साइक्लोन कैसे बनता है, साइक्लोन में के अंदर एक आई होती है, वो कैसे बिल्ड होती है। बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस पर। या फिर क्लाइमेटोलॉजी को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडिया की क्लाइमेट हो, वैश्विक जलवायु हो, उसको लेके क्वेश्चन। इस तरह की चीज़ें बनी हैं। आपको लगातार देखेंगे कि प्री में फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन अगर आप मेंस देखेंगे ना, ये डिफरेंस समझ लीजिएगा, बहुत काम आएगा लास्ट में रिवाइज करने में। मेंस में आप देखेंगे ना तो उद्योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि लिखना है ना आपको, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना है कि भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है और उसके लिए क्या आपका व्यूज भी जानना चाहता है यूपीएससी कि कितनी परफॉर्मेंस है और क्या इंप्रूव किया जाता है कहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा फोकस हमारा यहीं पर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इस पर भी फोकस है यूपीएससी का मेंस में, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। देखिए फिर यहाँ पर पूछा गया है पर्वत श्रृंखला, विश्व की पर्वत श्रृंखला, जैसे है ना आल्प्स माउंटेन है, और कौन कौन से हैं, आपको रोकीज मिल जाएगा, ठीक है, एंडीज मिल जाएगा। इस तरह के माउंटेन्स जो हैं वैश्विक स्तर पर, इनके कुछ आप एग्जाम्पल देंगे और उनके बारे में पूछा गया है। और साथ में ये भी पूछा गया है कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं बनी हुई हैं, जैसे मान लीजिए ये रॉकीज है, ठीक है, या एंडीज है, तो इनका साथ का जो स्थानीय मौसम है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सिटी है, उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपको पता है ये विंड्स को कई बार रोक देता है, कई बार आने देता है, यहाँ से बारिश को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करके आप जाइएगा एग्जामिनेशन में कि अगर ऐसे क्वेश्चन बना के पूछता है कि मान लीजिए कोई जैसे मान लीजिए मरुस्थल है कोई, तो उसका सातवाल के आसपास के एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद, थोड़ा सा इसको एक्टिव माइंड से यूज़ करना है वहाँ पर जाके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बना बनाया आपको वहाँ पे मिल जाएगा, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आप इनका आंसर कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है। आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है ना ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर संसाधन है, रिसोर्सेज हैं काफ़ी ज़्यादा, और रिसोर्सेज की वजह से सभी देश चाहते हैं कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा रोल हो, किसमें, आर्कटिक में और अंटार्कटिक में। तो यूपीएससी ने देखिए, हालांकि ये तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना मौसम पर क्या प्रभाव डाल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी में पूछा गया है, आपको पता ही है यूपीएससी ऐसे ही करती है।
तो इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से तो बताना ही है, लेकिन थोड़ा सा ग्लेशियरों के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी का भी टच दे देना है आपको यहाँ पे। और ऐसा नहीं है कि अब आगे इंपॉर्टेंट नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया ये लगातार रहेगा, हम लोग आगे बात भी करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं प्रीवियस ईयर को। भारत के प्रमुख आईटी उद्योगों का विकास। ठीक है, तो ये फिर से उद्योग आ गया। हम लोग देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट उद्योग इस बार बन सकते हैं, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। खनिज तेल फिर पूछ लिया। ठीक है, असमान वितरण है, इसका क्या प्रभाव है। फिर मरुस्थलीकरण का प्रकरण अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, ये सब चीज़ें ना आप सोचिए लगातार विश्व इसमें इन्वॉल्व है। आप सोचिए जो वैश्विक स्तर पर जो वार्ताएं हो रही हैं पर्यावरण को लेके, भारत में भी आपको पता है कि यूएनसीसीडी का भी थोड़ा टाइम पहले सम्मेलन हुआ था 2019 में। ठीक है, तो ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये इनका क्या प्रयास है कि मरुस्थलीकरण ना सिर्फ भारत में नहीं, थार मरुस्थल ही नहीं, आपको पता है भारत में थार मरुस्थल राजस्थान में अपना दायरा बढ़ा रहा है और हरियाणा तक भी आ गया है ये। ठीक है, दिल्ली तक भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है ना, या मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है, ये चीज़ विश्व के लिए एक चिंता का विषय है कि ऑब्वियसली एक तो हमें ज़्यादा लैंड भी चाहिए, और दूसरा मरुस्थलीकरण जब बढ़ता है तो एग्रीकल्चर, जो कृषि की भूमि है वो कम हो जाती है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो डिप्लीट हो जाती है, उसमें कमी हो जाती है। तो ये एक चिंता की बात तो है ही है, क्योंकि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, हमें खाद्य आपूर्ति करनी है, उनको खाद्य सुरक्षा को लेकर एक संकट उत्पन्न हो जाएगा। उसके अलावा भी कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है मरुस्थलीकरण के, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो इसको लेके ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, ये फिर से इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, फिर से पूछ लिया गया, हिमालय के हिमनदों के पिघलनों का भारत के जल संसाधन का पर प्रभाव क्या है। देखिए, अभी क्या पूछा था पिछले क्वेश्चन में, अंटार्कटिक का और आर्कटिक का। ठीक है, वहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो समुद्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब भारत में अगर मान लीजिए हिमनद पिघल रहे हैं, आपको पता ही है कि कम हो रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर हो या जितने भी ग्लेशियर हैं, हेमू ग्लेशियर हो, जेमू हो, सब कम हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इन ग्लेशियर के पिघलने से भारत में जल की कमी उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। जब ग्लेशियर ही नहीं रहेंगे तो नदियों में जो आप सोचिए कि सदाबहार जो नदियां हैं, हिमालय की सदाबहार नदियां हैं ना, ये सदाबहार नदियां किन्हें बोलते हैं, जल्दी से देखिए, वो जिन पर 12 महीने पानी बना रहता है। ठीक है ना, साल के 12 महीने इनमें पानी की कमी नहीं होती है, लगातार पानी चलता रहता है। वो कहाँ से आता है पानी, इन्हीं ग्लेशियर से तो आता है। अगर ये ग्लेशियर ही कम हो गए या इनकी संख्या ही कम हो गई, तब फिर इनमें लगातार पानी का वो मात्रा वो नहीं रहेगी, और ये कहीं ना कहीं पे पीने योग्य जो जल है भारत में, उस पर एक बहुत बड़ी चिंता उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इसमें कमी हो जाएगी, और सिर्फ पीने योग्य जल की कमी नहीं, जो हम लोग आप सोचिए कि जल ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा हम लोग उत्पन्न करते हैं जल संसाधन से, उस पर भी बहुत ज़्यादा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से आप चीज़ें जोड़कर देखेंगे। लोहन इस्पात उद्योग फिर से पूछ लिया गया है। ठीक है, नदियों को आपस में जोड़ना है, हालांकि ये वर्तमान सरकार इसको लेकर प्रयास कर रही है, इसलिए करंट अफेयर से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका ना एक अलग एंगल भी आप देख सकते हैं, जैसे देखिए कि क्या अभी अगर क्वेश्चन यूपीएससी इस तरह से पूछ ले कि बाढ़ जो है, जो फ्लड है, आपको पता है भारत में लगातार अब पता नहीं चल रहा है कि कौन से सेक्टर में कब फ्लड आई जा रही है, तो अगर इस फ्लड का जो सॉल्यूशन है, क्या इससे संभव है, क्या क्वेश्चन बन सकता है ना, ऐसा हो सकता है प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हो क्वेश्चन, आज से 5, 6, 7 साल पहले। तो आप सोचिए कि क्या नदियों को आपस में जोड़ना इसका सॉल्यूशन कर सकता है क्या। इस पर थोड़ा दिमाग पर वो बोझ डालिएगा और सोचने की वो करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी भारत में बढ़ गई है फ्लड की। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरह से फ्लड जो है, हालांकि क्लाइमेट का इफेक्ट है ये, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, किसी में बिल्कुल हो ही नहीं रही है, जहाँ पर पहले सूखा पड़ता था वहाँ पर अब बाढ़ आ रही है। इस तरह की चीज़ें माइंड में रख के जाइएगा, यूपीएससी घुमा के क्वेश्चन पूछेगी इनको लेकर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। भारत में हैदराबाद और पुणे जैसे बड़े शहरों में बाढ़, ये देखिए फिर आ गया बाढ़। ठीक है, बाढ़ को लेकर हम लोग आगे बात करेंगे, देखें इंपॉर्टेंट एरियाज में। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना है, परंतु इसके विकास में क्षेत्रीय असमानता एक प्रमुख चुनौती है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का जो सेक्टर है ना, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा जो भी है, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधनों से ऊर्जा, ये सब जो एरियाज आते हैं, ये अब इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, क्योंकि आप देखिए भारत ने किस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस पर भारत लगातार प्रयास कर रहा है कि जो सौर सेल्स हैं या उनको लेकर जो इनपुट्स हैं वो भारत में निर्मित हों और सस्ते हों। अभी वो महंगे हैं, तो उस वजह से सौर ऊर्जा जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन इसकी असमानता है, आप सोचिए, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हर जगह समान मात्रा में तो धूप नहीं आती ना। ठीक है ना, समान मात्रा में सौर ऊर्जा की आप सोचिए कि सूर्य की उपलब्धि नहीं है।
ठीक है, तो इस वजह से इसकी असमानता भी उत्पन्न होती है। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, वो आप देखिएगा और इसको यहाँ पर इस चीज़ को इस तरीके से समझनेगा। ठीक है, और सौर ऊर्जा फिर से इंपॉर्टेंट बन सकता है, हालांकि हम लोग आगे देखते हैं। मैंग्रोव की रिक्तीकरण के कारण क्या है और इनका महत्व क्या है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से याद करते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ये सोचिए कि ये इस तरह का वृक्ष है जो भारत को या किसी भी एक देश को तटीय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसमें अब कमी हो रही है। ठीक है, जिस तरह से विकास बढ़ रहा है ना, तो इसमें कमी होती जा रही है। इसके कारण पूछा और इनका महत्व पूछा। महत्व तो आप सोचिए ना, कोई भी चक्रवात आ गया किस तरह से बचा लेगा ये। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन को लेके इसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जल संसाधन जो है आपका, समुद्री जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, बहुत सारे आप सोचिए जिस तरह से प्रवाल भित्ति है ना, ठीक है, जिस तरह से कोरल हैं वहाँ पर बहुत सारे जो विविधता पाई जाती है, उसी तरह से मैंग्रोव भी है। वहाँ पर बहुत सारा समुद्री पर्यावरण को सुरक्षा देने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भूमिका है। तो उसके लिए महत्व भी यूपीएससी ने पूछा है। वैश्विक तापन का प्रवाल, फिर से प्रवाल आ गया, अभी हम लोगों ने बात भी की। प्रवाल जीवन तंत्र पर फिर से आप सोचिए, मैंग्रोव हो गया, प्रवाल हो गया, यही तो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो फिर इसी में तो क्वेश्चन मेंस में पूछ रहा है, बस क्वेश्चन पूछने का ढंग अलग है। ठीक है, वहां पर वो कंडीशंस पूछ लेता है कि प्रवाल कहाँ पर जीवित रहेंगे। ठीक है, 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, लवणता कितनी होनी चाहिए, वहां पर क्वेश्चन पूछने का ढंग ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, किसका, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज ही हैं, इन्हीं पे बात करनी है और फिर से क्वेश्चन रिपीट होंगे। फिर देखते हैं भारत के वन संसाधनों की स्थिति क्या है और जलवायु परिवर्तन पर इसका प्रभाव क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। उत्तर पश्चिम भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। देखिए, उद्योग तो मतलब आप मान लीजिए कि यूपीएससी का मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो इंडस्ट्री ही है। भारत के सभी उद्योग आपको अच्छे से पढ़ के जाने चाहिए। फिर भी मैं आपको अभी लास्ट में दे दूंगा कि कौन से 12 से 13 उद्योग हैं जिनको तो पढ़ के ही जाना पेपर में, जल्दी से रिवाइज भी कर लेना। ये देखिए, वाटर स्ट्रेस आ गया। अब कैसे इसको कम किया जा सकता है। वाटर स्ट्रेस समझते हैं ना, पानी की कमी हो रही है भारत में बहुत तेजी से। और आपको पता है कितनी बार ये जो है, जो नासा है, ठीक है, अमेरिका की बॉडी है ये, तो इसने कई बार ऐसे मैप जारी किए हैं जिसमें भारत में कई क्षेत्रों में जो है रेड लाइन दिखाया गया है, रेड जोन। इसका मतलब है यहाँ पर ग्राउंड वाटर की कमी हो रही है, यहाँ पे पीने योग्य जल की कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं पे आने वाले समय में ना ये जो रेड जोन है भारत में एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करेगा। जब पानी ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। देखिए ना, पानी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, कृषि के लिए पानी चाहिए, विद्युत के लिए पानी चाहिए, और कितने और सब उद्योग जो हैं वो आप सोचिए कि सभी जो उद्योग हैं उनके लिए भी तो पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। हर उद्योग में रॉ मटेरियल के रूप में पानी यूज होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पानी कम नहीं हो, सबसे बड़ी चीज यह जीवन तंत्र प्रभावित होगा। किसका? सिर्फ मानव थोड़ी ना प्रभावित होगा, ठीक है, एक जो पशु जीवन है वो भी प्रभावित होगा इससे। तो ये सब चीजें अगर आप देखें कि कहीं ना कहीं पे इस मामले में थोड़ा सा हमें समझना होगा कि, और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है ये चीजें, कमी होना, वाटर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसको लेके फिर से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं जल्दी से। पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र फिर से पूछ लिया, अभी हिमालय हिमनद पूछे थे, अभी फिर से पूछ रहा है कि पर्वत पारिस्थितिक तंत्र को लेकर क्वेश्चन बना है, इसको लेकर थोड़ा सा फिर से देखेंगे। मैं आपको लास्ट में इंपॉर्टेंट एरियाज दे दूंगा, उसमें आप समझ लेंगे। परिवहन उद्योग आ गया ये, ठीक है, फिर से उद्योग आ गया है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है आपको पता है वर्तमान सरकार कनेक्टिविटी को लेके बहुत काम कर रही है ना, कनेक्टिविटी को लेके किस तरह से नेशनल हाईवे हो या एक्सप्रेस वेज हो, इनको बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर किसी देश की अवसंरचना बहुत बेहतर होती है तो उस देश का जो व्यापार है वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, व्यापार में बहुत इजाफा देखने को मिलता है, और उसी देश में इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो भी बढ़ता है। ठीक है, इस तरह से लिंक करना सीखिए चीज़ों को। किसी देश को क्यों सरकार को ज़रूरत है कि भैया इतने ज़्यादा एक्सप्रेस वे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, क्या ज़रूरत है इतने महंगे महंगे एक्सप्रेस वे पर, सरकार क्यों क्या चाहती है। कई लोग ऐसे ही कई बार बोल देते हैं कि बुलेट ट्रेन की भारत में क्या ज़रूरत है, लेकिन प्रयास ये होना चाहिए ना कि कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आई है तो भारत में उसको अपनाया जाए, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, थोड़े महंगे प्रोजेक्ट जरूर हैं लेकिन जरूरत तो है इनकी। आगे चल के आप सोचिए कि अवसंरचना एक ऐसी चीज है जो सीधा प्रभाव करती है इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, और भारत जैसे देश को बहुत बड़े मात्रा में एफडीआई की जरूरत है।
इन्वेस्टमेंट के बिना हम कैसे डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, आप सोचिए। तो निवेश के लिए थोड़ा सा स्थानीय जो वातावरण है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट है अवसंरचना। उसी परिवहन उद्योग को आप इससे जोड़कर देख सकते हैं। देखिए, महासागरीय धाराओं के तटीय जीवन पर क्या प्रभाव है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन फिर से बना है, थोड़ा सा हम लोग क्योंकि प्रीलिम्स में भी देखते हैं तो यहाँ पर भी देख लेंगे। भारत के आर्कटिक, फिर से आ गया ये, अब संसाधनों से लेकर, मैंने पहले बोल ही दिया था कि संसाधन क्योंकि वहाँ पर चल रहा है तो इसलिए। भारत के आर्कटिक प्रदेश के संसाधनों में गहन रुचि के कारण क्या है, फिर से आ गया ना, क्योंकि सभी देश की गहन रुचि है तो भारत की क्यों ना होगी। क्या लिख सकते हैं इसमें, जल्दी से बताएं। इसमें क्या लिखेंगे आप लिखेंगे कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, और विकासशील देश को संसाधनों की हमेशा जरूरत रहती है, ठीक है, संसाधनों की हमेशा से जरूरत रहती है। तो अगर कोई देश है, अगर सभी देश उसमें, और वैसे भी ये किसी एक की तो मतलब वो नहीं है ना, इस किसी एक की तो वो क्षेत्र नहीं है, ये किसी एक देश का पूर्ण तौर पर इस पर कैसे अधिकार हो सकता है, ठीक है। जिन देशों की बाउंड्रीज लगती है उन्होंने इसको लेकर एक काउंसिल बना रखी है, लेकिन भारत में उसमें पर्यवेक्षक है, ठीक है। किसी एक देश का इस पर पूर्णतः अधिकार नहीं है। तो सभी संसाधन जो है सभी देशों के लिए उतने ही जरूरी हैं, उतने इंपॉर्टेंट है विकास के लिए। देखिए, मेंटल प्लूम फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, प्लेट विवर्तनिकी में इसकी भूमिका। मेंटल प्लूम आप लोग पढ़ चुके होंगे, किस तरह से धाराएं ऊपर उठती हैं धरती के नीचे और किस तरह से वो प्लेट्स को विस्थापित करती हैं, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है ना, जो हैक का वो सेल है। अब आगे देखिए, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में डेड जोन ये बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, इसमें काफी इंक्रीजमेंट हो रहा है, इसलिए यूपीएससी ने करंट अफेयर से जोड़कर क्वेश्चन पूछा था, इसके परिणाम क्या होंगे, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था कि इसके परिणाम क्या। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर खारा सिस्टम बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है ना, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां पर क्या होगा, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा ना। और समुद्री जीव जंतु अगर मरते हैं, मान लीजिए इनको अगर नुकसान होता है ना, तो भारत या कोई भी देश जो है उसका जो मानव है उसमें रहने वाले मनुष्य हैं, आप सोचिए मनुष्य के जीवन तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ेगा इससे। क्योंकि ये जो आप जानते हैं ना किस तरह से जो पर्यावरण है, ठीक है, और ये जो पूरा वायुमंडल और ये सब चीजें आती हैं इसमें, तीनों स्थल मंडल, वायुमंडल और परिमंडल, इसमें ये तीनों चीजें जुड़ी हुई हैं किससे, मानव से। इससे अलग होकर नहीं देख सकता मानव खुद को, ठीक है। तो इनको अगर नुकसान होता है तो सबसे पहले हमको ही नुकसान होना है, ठीक है। भारत में भौम जल संसाधनों का दोहन, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हम लोगों ने पहले भी बोला है, बहुत ज्यादा पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो लगभग ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, बहुत चिंता की बात है भारत के लिए। तो थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन यूपीएससी ने फिर से बनाकर पूछा है, ठीक है। जल संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति किससे जुड़ी है, मत्स्यन से, ठीक है, मछली उत्पादन से लेकर है। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि भाई नीली क्रांति को लेकर भारत में क्या संभावना है और सरकार किस तरह से प्रयत्न कर रही है इस चीज को लेकर, ठीक है। तो अगर नीली क्रांति पूछी है तो हो सकता है कुछ और क्रांति पूछ ले। अब हरित क्रांति 2.0 चल रही है भारत में अभी भी, ठीक है। जैविक खेती को लेकर चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अंगूर की खेती है और बहुत सारी खेतीज हैं जिनका थोड़ा बहुत इनके बारे में नजर डाल लेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो भी हैं क्रांतिज भारत में चल रही हैं या जरूरी हो सकती हैं। भारत में औद्योगिक गलियारों का महत्व, फिर से उद्योग से जोड़कर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। मैंने बोला ना किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, इनका महत्व क्या है, ऑब्वियसली ट्रेड को इंक्रीज करेंगे ये, ठीक है। और लॉजिस्टिक क्षेत्र हमारा इंप्रूव होता है तो इन्वेस्टमेंट आती है, ट्रेड इंक्रीज होता है, बहुत सारी। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना, एक पॉइंट यहाँ पे समझेगा इंपॉर्टेंट, ग्लोबल सप्लाई चेन से हम लोग आसानी से जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, मतलब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में देख लिया। अब जल्दी से देखते हैं कौन कौन से सेक्टर इंपॉर्टेंट बनते हैं, जल्दी से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, फिजिकल में क्या इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, देख लेंगे और नोट कर लेंगे जल्दी से। पहले आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति या विकास, पृथ्वी की उत्पत्ति या विकास को लेकर देखेंगे कैसे उत्पत्ति हुई। और यहीं पर आप देखेंगे प्लेट विवर्तनक थ्योरी, ठीक है, जो आपकी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ना, उस पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। वहां से उसको जुड़े थोड़ा सा उसका बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है ना, जो आंतरिक वो जो लेयर्स बनी हुई है ना, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो सकता है किसी एक को सीधा पूछ लिया जाए। आंतरिक संरचना को लेके आप लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद खनिज एवं शैल, ठीक है, क्योंकि पूछा है यूपीएससी ने, तो थोड़ा सा खनिज और हमारे जो भी भारत के ज्यादातर खनिजों पे ध्यान देना है। कहाँ पर वैश्विक खनिज हम लोग उतना ना भी देखें तो चल जाएगा, भारत में देखने होंगे कहाँ कहाँ पर कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आप देखेंगे वायुमंडल,
ठीक है, वायुमंडल को लेके थोड़ा सा पढ़ लेंगे क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट बनती हैं। फिर उसके बाद में लास्ट का जो एक पॉइंट बनता है जलवायु, बिल्कुल सीधे पॉइंट निकाल के दे रहा हूं आपको, ये चैप्टर के फॉर्म में भी आप जल्दी से देख लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से रहेंगे। जलवायु मैं बता रहा हूं, इसमें आप विश्व की जलवायु पढ़ेंगे और भारत की जलवायु, ठीक है, किस तरह से बदलाव हो रहा है, थोड़ा सा इस एंगल से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा कि वैश्विक जो तापमान में वृद्धि हो रही है उसको लेकर ये जलवायु में क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, तो इसको लेके थोड़ा सा ये देखें। ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का लगभग चीजें हो गई। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इसके अलावा हम देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, हालांकि ये फिजिकल ज्योग्राफी का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा सा इसको अलग करके देखेंगे क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन काफी पूछता है, ठीक है। इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं, पहले नंबर पे कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा कौन सा। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे आप भूस्खलन, क्योंकि अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में फिर से ये घटना हुई है, ठीक है, तो भूस्खलन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आप पढ़ेंगे चक्रवात, साइक्लोन, ये है लैंडस्लाइड, ठीक है ना, ये है लैंडस्लाइड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा देख लें, ये है साइक्लोन, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे वॉल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर आपका सीक्वेंस रहेगा अर्थक्वेक, भूकंप। पांचवें नंबर पर आपका सीक्वेंस रहेगा सुनामी, सबसे लास्ट में, ठीक है। और अगर आप इनके साथ अगर थोड़ा सा जोड़ के अगर चीजों को देखें तो बाढ़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीजें हैं, देखिए ये नेचुरल फिनोमेना भी है, ठीक है, और मानवीय आपदा भी है, ये प्राकृतिक आपदा भी है, मानवीय आपदा भी है। तो इसलिए मैं इसको प्रॉपर प्राकृतिक आपदा में नहीं रख रहा हूं, क्योंकि ये पहले ऐसे होता था कि बाढ़ ज्यादातर ऐसे हो गया, बादल फट गया, उससे चीजें बन रही हैं, लेकिन अब हमारे मानवीय कारण बहुत हैं, ठीक है। हमने इंक्रोचमेंट कर लिया है, क्या कर लिया है, नदियों के बीच में हम लोगों ने घर स्थापित कर लिए हैं, ठीक है, नदियों के रास्ते में रुकावट पैदा कर ली है हमने, ठीक है, नदियों के अंदर एक बहुत सारी सफाई नहीं की गई है, बहुत सारी गाद जमा हो गई है, ठीक है, नदियों के बगल में, यहाँ पे नदी जा रही है, यहीं पे हम लोगों ने अपनी स्टैब्लिशमेंट कर रही, तो ये क्षेत्र छोड़ा ही नहीं नदी के लिए कि अगर पानी का स्तर बढ़ता है तो हम लोग हट जाएं यहाँ से, ठीक है। बाढ़ में भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे, शहरी बाढ़, आपको पता है एकदम से बारिश का आ जाना और एकदम से बहुत सारा जवानी का स्तर बढ़ जाना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखेंगे। शहरी बाढ़ मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको क्या कारण है, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। तो ये हम लोगों ने देखा क्या, प्राकृतिक आपदाओं में कौन कौन सी पहले पढ़नी है और बाद में। अब हम लोग जल्दी से आते हैं उद्योग पे। थोड़ा सा जो वीडियो है उसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जल्दी से आप लोगों को बता दूं। उद्योग में सबसे पहला कौन सा देखेंगे आप, खनन उद्योग, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा देखेंगे आप, आईटी, ठीक है, आईटी उद्योग देखेंगे दूसरे नंबर पर। तीसरे पर कौन सा देखेंगे, लोह एंड इस्पात, आयरन एंड स्टील, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो लोह इस्पात देखेंगे, इस्पात देखेंगे। और उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट एक उद्योग बनता है, रिफाइनरी, यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, इनको रिवाइज कर लीजिएगा, रिफाइनरी उद्योग, ठीक है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट और बनता है कोयला, ठीक है ना, तो कोयला उद्योग भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े चीजें हैं ना, ये देखिए सौर ऊर्जा उद्योग और पवन ऊर्जा उद्योग, ये दो तो जरूर देख के जाएंगे, ठीक है, इन पर क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट बन रहा है, देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, बहुत बड़ी संभावनाएं हैं भारत में, ठीक है ना, प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, क्योंकि इस पर बहुत स्तर पर काम किया जा रहा है और भारत का उभरता एक उद्योग है, सनराइज उद्योग जिसको बोलते हैं ना, वो उसमें शामिल किया जाता है इसको। तो खाद्य प्रसंस्करण को अच्छे से पढ़ेंगे। इसी के साथ आप थोड़ा सा देख के जोड़ के देख लेंगे डेयरी उद्योग को, ठीक है ना, ये हालांकि अलग से उद्योग नहीं है, प्रॉपर इसी के साथ जुड़ता है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अभी भारत में कृषि सेक्टर के साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। अभी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से अमूल ने प्राइसेस भी इंक्रीज किए हैं 1.5 साल में, तो वो सब चीजें थोड़ा सा इसमें देख लेंगे कि दूध की इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 9वां कौन सा इंपॉर्टेंट उद्योग बन जाता है, देखिए प्लास्टिक को बैन किया है सरकार ने, प्लास्टिक बैन हुआ ना, तो जूट उद्योग अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग कौन सा देखें, अभी हम लोगों ने देखा था परिवहन उद्योग, ठीक है, इसको फिर से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। और इसके साथ और कौन सा उद्योग हमारा रहता है या जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, एक दो जल्दी से ऐसे ये भी देख लेंगे, एक जैसे कपड़ा उद्योग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, इसमें भी कॉटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
इसके साथ लास्ट में जो मुझे लगता है क्वेश्चन इस पे भी बन सकता है ये है उर्वरक उद्योग, क्योंकि भारत में प्रयास किया जा रहा है कि इसकी जो आयात पर निर्भरता है ना वो हमें थोड़ी सी हम इसको कम कर सकें। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज हैं जिनको बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, इनको जल्दी से एक एक पेज में रिवाइज कर लेंगे। हो सकता है 4-4-5 पेज आप 5-5 पॉइंट इनके लिख लें अभी भी, हो सकता है सीधा, क्योंकि हो सकता है क्या सीधा क्वेश्चन आएगा ही इसमें, मतलब कोई ना कोई उद्योग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आप लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि अगर आपने 5 से 6 पॉइंट इन सबके पढ़ रखे हैं तो यू विल बी एबल टू हैंडल द आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आप आंसर लिख पाओगे, खाली नहीं छोड़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं सुना ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है लौह इस्पात उद्योग क्या है, मुझे ये पता ही नहीं है कि कपड़ा उद्योग क्या है, उर्वरक उद्योग क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि आप प्रीलिम्स में भी पढ़े होंगे, थोड़े फैक्ट भी याद रखिएगा और मेंशन करिएगा, अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो ये ज्योग्राफी का लगभग हमारी चीजें यहाँ पर हो गई हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का हमारा लगभग हो गया है। इस पेपर में अब पेपर फर्स्ट में जो हमारा जीएस का पेपर फर्स्ट है, इसमें अब एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग सोसाइटी वगैरह जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो देख लेंगे हम, और उसके बाद इसका अगला पेपर 2 मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पेपर 2 पॉलिटी वाला, वहाँ पे हम लोग थोड़ा करंट ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे, कौन से क्वेश्चन सीधे बन सकते हैं। ये आपको पता है पेपर फर्स्ट जो है स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा इसमें है। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह ज्योग्राफी वगैरह, तो मैंने उस पॉइंट से कोशिश की है आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरियाज निकालने की। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो में। इन सब पॉइंट्स को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट टाइम पे, तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में इससे हेल्प हो। थैंक यू सो मच।